नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। तानाशाही के खिलाफ लड़ाई को कौन कमजोर कर रहा है? ये बड़ा सवाल कांग्रेस के भीतर से आ रहा है। तानाशाही के खिलाफ लड़ाई को कांग्रेस के भीतर मौजूद चंद ऐसे लोग जो परमानेंट 365 दिन 24x7 जैसे न्यूज चैनल चलते हैं, उसी तरह से मलाईदार पदों पर बैठ करके मलाई खा रहे हैं, मौज कर रहे हैं, वो कमजोर कर रहे हैं, या एक तरफ पत्तलकार और एक तरफ गोदी मीडिया किसी न किसी से मॉनेटरी रूप से जुड़े हुए पत्रकार कर रहे हैं, या फिर बिल्कुल निष्पक्ष, निर्द्वंद, निर्विकार होकर के पत्रकारिता करने वाले लोग, और खासकर अशोक वानखेड़े। क्या अशोक वानखेड़े तानाशाही के खिलाफ इस लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं? ये बिल्कुल मैं साफ कर दूं, ये जवाब आज न्यूज लॉन्चर की तरफ से और अशोक वानखेड़े की तरफ से दिया जाएगा। भाव अभी जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले ये भी साफ कर दूं कि ये पत्रकारिता जो हम कर रहे हैं, ये न कांग्रेस के लिए कर रहे हैं, न भाजपा के लिए कर रहे हैं, न किसी और राजनीतिक दल के लिए कर रहे हैं। ये पत्रकारिता हम कर रहे हैं इस देश के संविधान और लोकतंत्र के लिए। और जब संविधान और लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने के लिए आदमी उतरता है, तो कई बार अपने ही घर का खरपतवार हटाना पड़ता है, और उसके लिए अपने घर में भी लड़ाई करनी पड़ती है। अगर हमें किसी से भी लड़ना पड़ेगा तो हम तैयार हैं। अब चर्चा में भाव को ले आइए कंट्रोल। चर्चा में भाव को लाइए, बस 1 मिनट में लूंगा। भाव, आपका स्वागत है। आज का शो बहुत स्पेशल है, और आज का शो ये ऐलान करने वाला है कि तानाशाही से लड़ाई के रास्ते में अगर हमारा अपना भी आएगा तो फिर गीता का उपदेश काम आएगा। भूल जाए आदमी किसी तरह की चुनौती देना। और आज ये चर्चा शुरू करने के पहले एक बात और मैं कह दूं, ये चर्चा राहुल गांधी जी देख लें, वेणुगोपाल जी देख लें, बाबरिया जी देख लें, सुरजेवाला जी देख लें, हुड्डा जी देख लें, शैलजा जी देख लें, और जितने कांग्रेस में जी लगे हुए लोग हैं वो सारे देख लें, क्योंकि ये शो कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ताओं की डिमांड पर, उनकी दिली ख्वाहिश पर हमला है। मैं नाम नहीं बता सकता। क्यों नहीं बताऊंगा? पता है वो कांग्रेस में बैठे लोग उनके साथ क्या करेंगे, क्योंकि उनके पास पावर नहीं है, तब भी अहंकार का पिटारा बहुत बड़ा है। हजारों हजार आप लोग अगर नेता हैं तो पता कर लीजिएगा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहां का कांग्रेसी है, हजारों हजार कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के मैसेज, संदेश किसी न किसी जरिए हमारे तक आए हैं कि पहली बार कांग्रेस के भीतर सफाई शुरू करने के लिए ऐसे किसी ने जुबान खोली है। ये उन हजारों कार्यकर्ताओं पर को समर्पित, देश को समर्पित, और कांग्रेस को के हजारों कार्यकर्ताओं, हजारों लाखों कार्यकर्ताओं को समर्पित आज का ये शो है। अब सवाल कि कौन कर रहा है तानाशाही के खिलाफ लड़ाई को कमजोर, तो 2-3 चीजें बिल्कुल साफ और शुरू में कर दूं मैं, क्योंकि फिर भाव की एंट्री होगी। राहुल गांधी के पीछे छिप करके, राहुल गांधी को पप्पू नाम देने वाले राहुल गांधी के पीछे छिप करके लड़ाई न करें। राहुल गांधी आखिरी रास्ता है राहुल के पीछे छिपने का। बहुत सारे ट्रोलर्स लगे हैं कि राहुल पर हमला। राहुल गांधी के पीछे छिपने वालों, राहुल गांधी के सामने लाओ, निकलो पीठ के पीछे से, करो तर्क वितर्क। तर्क की बात करते हो ना, अगर तर्क से तुम भी भगते हो तो मोदी में और तुम में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। नरेंद्र मोदी भी तर्क नहीं करना चाहते, सवाल जवाब नहीं करना चाहते हो, तुम भी नहीं करना चाहते हो, तो कोई फर्क नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, ये जो सवाल है ये नेता वर्सेज कार्यकर्ता है। मलाई खाने वाले नेता वर्सेज लाठी खाने वाले, मुकदमे झेलने वाले कार्यकर्ता। कल एक बात आई थी ना कि सब पे मुकदमे हैं। उन मुकदमे वाले कार्यकर्ताओं की पीड़ा पूछो जो आज करा रहे हैं। हरियाणा से दर्जनों फोन मुझे आए हैं, भाऊ के पास तो जितने आए हैं वो अलग बात। उनका कहना है कि कोई शैलजा का काम रुकेगा, या हुड्डा का काम रुकेगा, या सुरजेवाला का काम रुकेगा, या वेणुगोपाल का काम रुकेगा। डंडा झंडा हम चुनाव में उठाए थे, 5 साल हमारी क्या दुर्दशा होने वाली है आप कल्पना नहीं कर सकते हैं चित्रांशी जी।
ये फोन दर्जनों कार्यकर्ताओं के कांग्रेस के आए। कभी सोचा इस बारे में? गुनहगार हैं आप लोग, माफी मांगिए पहले तो हरियाणा में अपने कार्यकर्ताओं से और मतदाताओं से, जिनकी आकांक्षाओं को आप लोगों ने अपनी आपसी लड़ाई में, आपसी स्वार्थ में उनकी आकांक्षाओं को कुचल दिया है, रौंदा है, व्यभिचार किया है उनके साथ, व्यभिचार किया है। क्या बात करेंगे आप लोग? उनके साथ व्यभिचार किया, सामूहिक व्यभिचार किया है उनकी आकांक्षाओं के साथ आप लोगों ने, हरियाणा के मतदाताओं और अपने कार्यकर्ताओं की आकांक्षाओं के साथ। कार्यकर्ताओं की बात करते हैं, कार्यकर्ता अगर आप लोग को समझ में आते तो आप लोग हर दिन ऐसे पिट करके पिटे मोहरे साबित नहीं होते। दूसरी बात, हरियाणा से माफी मांगने के अलावा एक सवाल आया है, उस पर अभी बिंदुवार हम आएंगे कि एक सिस्टम है टिकट बंटवारे का, जरा वो सिस्टम आप सिस्टम है कि एक टिकट बंटवारे का सिस्टम है, सार्वजनिक जीवन है जी राजनीति में। अगर कांग्रेस पार्टी है, भाजपा, ये आपका निजी जीवन नहीं है, सार्वजनिक जीवन है। किस आधार पर होता है बंटवारा बता दीजिए। ऐसे प्रत्याशी को टिकट किसने दिया? सार्वजनिक कीजिए। जो 8,000 वोट कुल जमा पाता है, कुल जमा 8,000 वोट पाता है, किसने दिया? 12,000 14,000 पाने वालों को किसने दिया? चाहे वो पराग शर्मा हो और चाहे वो परी हो, परिंदर परी अंबाला कैंट का, किसने दिया? आपने उन कार्यकर्ताओं के साथ धोखा किया, चाहे वो बल्लभगढ़ का कार्यकर्ता हो, चाहे अंबाला कैंट का कार्यकर्ता हो। जिस कार्यकर्ता ने 5 साल मेहनत की थी, आपने ऐसे प्रत्याशी देके उसके साथ धोखा किया है, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप जवाब से बचेंगे राहुल गांधी के पीछे छिप करके? तीसरा सवाल, फॉर्म 17C के लिए हमने 300 किया। यहां पर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट मलिक साहब से लेकर के और अन्य लोगों को बिठा बिठा के शो किया कि आप फॉर्म 17C कलेक्ट करवाएंगे कि बूथ पर। अगर आपने कलेक्ट करवाया है, आपकी राजनीतिक जागरूकता चेक करना चाहता है ये देश। अगर आपने कलेक्ट करवाया है फॉर्म 17C तो जरा सार्वजनिक कर दीजिए, हरियाणा के हर बूथ से करवाया है, या राजनीति को आप लोग टाइम पास मान करके और तानाशाही से लड़ाई की आड़ में मलाई चाट रहे हैं। ये शब्द है, फिर सुनिए, मान लीजिएगा इसको आप गलत मानिए, जो कार्रवाई करना है, लड़ाई आप लोग की पहले सफाई से शुरू होगी। संगठन, आप लोग का संगठन 12 साल में नहीं बना पाए, राजनीति की बात करते हो कि प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है बताइए जरा, राहुल गांधी बता दें वो प्रक्रिया कि 12 साल तक संगठन नहीं बनाएंगे। आप सार्वजनिक जीवन में ये नहीं कह सकते कि हमारा अंदरूनी मामला है। अंदरूनी मामला है तो अंदरूनी मामला आपके निजी आवास के भीतर हो सकता है, फिर राजनीति छोड़ना पड़ेगा। सार्वजनिक मामला है, बागी नहीं मैनेज कर पाए, बागी 27 28 बागी 30 बागी मैदान में है कि कौन चुनाव लड़वा रहा था? कौन था उनके पीछे? सवालों की फहरिस्त लंबी है और एक एक सवाल खुलेगा। अब सीधा चलता हूं, मैंने वक्त ले लिया है भाऊ के पास, तो भाऊ मैंने अभी आज थोड़ा वक्त ले लिया है, लेकिन ये जरूरी था। और अब मैं सीधे आपके पास आता हूं, क्योंकि अब ये मामला कांग्रेस के भीतर का नहीं है। अब ये मामला कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ताओं बनाम कांग्रेस के चंद मक्खन चाटने में व्यस्त नेताओं के बीच का है। एक एक बिंदु पर आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंतर्मन की पीड़ा आनी चाहिए सामने। धन्यवाद चित्रांश, अब तुमने भूमिका बना दी। अब मेरी बारी है। सबसे पहले मैं बता दूं कि ना मैं कांग्रेस के लिए काम करता हूं, ना बीजेपी के लिए काम करता हूं। जिन लोगों को व्यथा है कि मैंने किसी महिला का नाम लिया, तो मैंने किसी महिला का नाम मेरे प्रोग्राम में लिया ही नहीं। किसी का महिला मित्र कहना ये डेरिवेटिव नहीं है। मैं भी पत्रकारिता में हूं, बहुत सारी पत्रकार महिलाएं मुझे जानती है, वो मेरी महिला मित्र है। किसी की महिला मित्र कहने से किसी की बेइज्जती होती है, ये नया एक चीज मुझे सुनने को मिली। कम से कम मेरी महिला मित्र तो ऐसा नहीं समझती कि मेरी महिला मित्र होने से उनकी बेइज्जती हो रही है। दूसरी बात, कांग्रेस किसी एक के बपूती नहीं है, लाखों कार्यकर्ताओं की पार्टी है। चंद लोग इससे नाराज हो सकते हैं, लेकिन पिछले 3 दिनों से लाखों कार्यकर्ताओं के जो मैसेजेस आ रहे हैं, जो मेल है, फ्लडेड है। तमिलनाडु से लेकर जम्मू कश्मीर तक लोग धन्यवाद दे रहे हैं। किसी ने तो वेदनाओं को शब्द दिए। मैं पूरी हरियाणा के चुनाव के नतीजों पे सीट बाय सीट हमने कहा था हम इसका विश्लेषण करेंगे, लेकिन आज का कार्यक्रम वो नहीं है। वो हमने 15 के तक का समय मांगा था।
लेकिन आज का कार्यक्रम मेरा इसलिए है कि सुप्रिया श्रीनेट जी का एक ट्वीट आया था, और वो ट्वीट आने के बाद मैंने उसको जवाब में कहा था कि मैं बिंदुवार जवाब दूंगा। तो उसी के लिए मैं आज आया हूं, और मैं उसी बिंदुओं को छेड़ूंगा जिसमें जिक्र किया है। सुप्रिया श्रीनेट जी की मैं बहुत इज्जत करता हूं, क्योंकि उनके पिता एक ऐसे कांग्रेसी नेता हुए जिनका सानी आज, मतलब उनका, उनके बराबर आज उत्तर प्रदेश में कोई नहीं। मैं उनके परिवार की इज्जत करता हूं। सुप्रिया श्रीनेट ने मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन एक क्लॉज ऐसा है उसमें कि जिसमें उन्होंने इनडायरेक्टली हिंट किया, लेकिन मैं इतना मूर्ख भी नहीं हूं कि ना समझूं, इसीलिए मैं जवाब देने आ रहा हूं। मैं जानता हूं कि वो सोशल मीडिया की हेड है, उन्हें इस बात को करना होगा, क्योंकि वो एक राजनीतिक दल की एक बैठी हुई एक अधिकारी है, तो उन्हें तो ये ट्वीट करना था। लेकिन मैंने जो बोला, मैं आज भी उस पे स्टैंड बाय करता हूं, और मैं अब कुछ पॉइंट बाय पॉइंट उस पे आता हूं और फिर अंत में कंक्लूड करता हूं। उन्होंने कहा, कुछ उन्होंने जो अपना ट्वीट किया उसमें कुछ 13 पॉइंट है। 13 में से बिंदु 7 और बिंदु 8 और बिंदु 13 ये भाजपा से रिलेटेड है। उसका जवाब भाजपा देगी, उसका जवाब मुझे देना बनता नहीं है। पहला, उन्होंने ओपनिंग में कहा, कुछ चीजें देखकर व्यथित हूं, इसलिए आप सबका समर्थन, आप सब समर्थकों से कुछ कहना चाहती हूँ। जिस बात से आप व्यथित है, उस बात से हम भी व्यथित है, और हमने भी, आपने अपने तरीके से कहा, हमने अपनी व्यथा अपने तरीके से कही, फर्क इतना ही है। फिर उसके बाद, चुनाव या तो जीता जाता है या हारा जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। चुनाव जीता जाता है या हारा जाता है, एक चुनाव जीतता है तो दूसरा चुनाव हारता है, लेकिन लगातार यदि चुनाव हारे जाते हैं, हरियाणा में यदि 3 बार लगातार चुनाव हार रहे हैं, तो कम से कम इस पे बात करना जरूरी है। आप मात्र चुनाव हार जीत का फैसला है करके, एक चुनाव हो गया और फिर अगले साल फिर 5 साल बाद का चुनाव देखेंगे, फिर वो हारेंगे, फिर उसके 5 साल का बाद चुनाव देखेंगे, ये नहीं चलेगा। क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस के बहुत कार्यकर्ता है, नेता को फर्क नहीं पड़ता। हुड्डा जी, शैलजा जी, सुरजेवाला जी, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेणुगोपाल जी को फर्क नहीं पड़ेगा, राहुल जी को भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये हरियाणा में जाएंगे, इनका स्वागत होगा। लेकिन फर्क पड़ेगा हरियाणा में जो 5 साल तक वो कार्यकर्ता रहेगा, और वो लगातार इस बात का उत्पीड़न झेलेगा कि उसकी सरकार नहीं है, उसको हर जगह पे तकलीफ होती है, हर जगह उलाहना झेलना पड़ता है, कई जगह सोशल बायकॉट होता है। उनकी पीड़ाओं को शब्द देता हूं मैं, क्योंकि उसकी पीड़ा कोई सुनने को तैयार नहीं है आईसीसी में। यदि पीड़ा सुनी जानी होती तो पहले और दूसरे चुनाव हारने के बाद तीसरा चुनाव लगातार ये हारता नहीं। हरियाणा ने रिकॉर्ड बनाया तीसरी बार चुनाव हारने का। अभी तक जब से हरियाणा बना तब से तीसरी बार सरकार किसी पार्टी ने नहीं बनाई। ये चुनाव क्यों हारा, इस पर विश्लेषण था, और विश्लेषण में जो चुनाव हारने के लिए रिस्पॉन्सिबल लगते हैं, जो चर्चा है, जो लोग बोलते हैं, जो हमने आंखों से देखा, यदि उसको बयां किया तो फिर तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ, उसके बाद उन्होंने कहा, लेकिन हरियाणा में हार के बाद से जिस तरह का दोषारोपण कांग्रेस की लीडरशिप पे हो रहा है वो दुखद है। कांग्रेस की लीडरशिप पे दोषारोपण नहीं होगा तो क्या समाजवादी, बीजेपी, आम आदमी पार्टी पे बोला जाएगा? चुनाव कांग्रेस की लीडरशिप हारी। यदि चुनाव जीतता तो ये राहुल गांधी की जीत थी। यदि लोकसभा में 100 सीटें आई तो राहुल गांधी की जीत मानी गई। राहुल गांधी के रोड शो से ही एक समा बंधा। राहुल गांधी की मेहनत इस बार हरियाणा में भी कम नहीं थी। जहां नरेंद्र मोदी जी के सभा के लिए 10,000 लोग इकट्ठा नहीं करवा पा रहे थे, वहां राहुल जी के सभा में यदि लाखों के तादाद में लोग आए तो ये लोगों का प्रेम था। हरियाणा के लोगों ने आपको कोई कमी नहीं की। हरियाणा ने आपका मत प्रतिशत 11% बढ़ाया, जो शायद इतना बड़ा जंप किसी राज्य के चुनाव में देखने को नहीं मिला। हरियाणा ने इतना वोट प्रतिशत देने के बाद भी कन्वर्जन ऑफ द सीट्स क्यों नहीं हुआ, सीट क्यों नहीं मिली, इसका विश्लेषण तो करना होगा। एक राजनीतिक विश्लेषण होने की वजह से भाजपा क्यों जीती ये तो विश्लेषण होता है, लेकिन कांग्रेस क्यों हारी इसका भी विश्लेषण करना होगा। यदि भाजपा हारती है तो इसका भी विश्लेषण किया होगा। जब भाजपा 240 पे अटकी तो विश्लेषण उसका भी हुआ कि भाजपा क्यों 240 पे अटकी। तब तो आलोचना आलोचना वालों को किसी ने घेरा नहीं। जब हम बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं तो उसका फायदा कांग्रेस को नहीं होता। तब बीजेपी वालों ने तो कभी नहीं कहा कि आप कांग्रेस से पैसा लेके काम करते हैं।
कभी नहीं कहा कि किसका वजह से बात हो रही है। किसी ने तो नहीं कहा कि राहुल गांधी को फायदा करने के लिए क्यों हो रहा है। कांग्रेस में मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं, उनका नाम लेके तो किसी ने नहीं कहा। लेकिन आज कांग्रेस को आईना दिखाया, यदि कांग्रेस की गलतियों को उजागर करने का प्रयास किया तो फिर कहा जाता है कि इसके कहने पे किया, उसके कहने पे किया। जब आपको सुविधाजनक होता है तो मैं फिर किसके कहने पे करता हूं, ये तो नहीं देखते। ये दोगलापन है। तटस्थ होकर देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा हम ये गलत 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 है या दुख है। बिल्कुल दोषारोपण दुखद नहीं है। सवाल तो पूछे जाएंगे, ये दोष नहीं था, सवाल पूछे गए थे। जो लगातार चुनाव हरवा रहे उन्हीं के हाथ में बागडोर क्यों, ये पूछा तो गलत क्या किया। और क्या राहुल गांधी जी की नजर के सामने हो नहीं रहा था? क्या राहुल गांधी ये देख नहीं रहे थे? क्या राहुल गांधी इस बात को समझ में नहीं आ रहा है कि राहुल जी तो मेहनत कर रहे थे पार्टी को बचाने के लिए, राहुल जी को मेहनत कर रहे थे किसी तानाशाही रवैया के खिलाफ लड़ने के लिए। राहुल जी ने तो पूरे देश में अलग जगाया। राहुल की कहां मेहनत कम पड़ गई हरियाणा में? फिर इतना कुछ होने के बाद हार क्यों? क्योंकि राहुल जी के सामने क्या ये ताश के 52 पत्ते हैं कि फेंटने में वही वही पत्ते बार बार आएंगे? लाखों लोगों की पार्टी है कांग्रेस। आज भी कांग्रेस में कई कद्दावर नेता है। क्यों बार बार ये 10 लोग ही कहीं जो यहाँ इंचार्ज होता है तो दूसरी जगह स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन होता है, तीसरी जगह वो मॉनिटरिंग होता है? क्यों ऐसा होता है? एक सर्वे यदि इतना बुरी तरह से फेल हो गया तो क्या सर्वे रिपोर्ट करने वालों को पूछा नहीं जाएगा? हमें बोला जाता है प्रोसेस है। यदि इतना बड़ा प्रोसेस है जिस प्रोसेस से सारी चीजें छल के आती है तो फिर 8-8 हजार और 4-4 हजार और इतने वोट मिलने वाले, यानी इतने कम वोट मिलने वाले लोग क्यों हैं? जो लोग विद्रोही हो गए और इन्होंने 30-30 40-40 हजार वोट लिए, क्या उनकी ताकत आकलन करने में यदि ये सर्वे वाले फेल हो गए तो ऐसे सर्वे वाले किस काम के? हरियाणा में लगातार राजनीति करने वाले लोगों की नजर से ये चीज कैसे छूटती है? वो यदि जमीन से जुड़े हैं तो वो चीज कभी छूटती है। दोषारोपण क्यों नहीं होगा? 12 साल हो गए, 15 साल हो गए, हरियाणा में जिला अध्यक्ष नहीं है, ब्लॉक अध्यक्ष नहीं है। जब जिला अध्यक्ष भी नहीं है, ब्लॉक अध्यक्ष भी नहीं है, तो एआईसीसी के डेलीगेट्स कैसे बनते हैं? पीसीसी डेलीगेट कहां से बनते हैं? संगठन खड़ा करना किसका काम है? संगठन ही जहां खड़ा नहीं हो, भाजपा जैसे ताकतवर पार्टी से आप लड़ोगे तो हश्र तो यही होगा। क्या इस पे सवाल पूछना भी बीजेपी की मदद करना है? क्या इस पे सवाल पूछना भी चौथे चुनाव हारने के लिए आपको तैयार होना है, या चौथी बार चुनाव जीत के निकलना है? तो कहीं ना कहीं अपना आकलन बदल करना होगा। कौन करता है आकलन? क्या एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी नहीं बनी थी? 2024 में ऐसे कई राज्य है जहां कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ, एक सीट नहीं मिल पाई। उन राज्यों के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हुई, उस कमेटी की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट पे कुछ कार्यक्रम हुआ। आप ये नहीं कह सकते कि पार्टी का अंदरूनी मामला है। ये पार्टी अंदरूनी बाहरी नहीं होती। ये पार्टी एक विपक्ष का बड़ा दल है, लोकतंत्र के इस रथ का एक पहिया है। इस पहिया कमजोर होता है, इस पहिया में दिमक लगती है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तो ये दवाई छिड़कनी होगी। और ये दवाई छिड़कने का यदि ये काम किसी को लगता है घटिया काम है और गलत काम है या शहादत देने वाला काम है तो यह करने को मैं तैयार। राजनीतिक विश्लेषक सिर्फ नाम लगाने से काम नहीं होता, फिर विश्लेषण करना है, हार का भी करना होगा, जीत का भी करना होगा। और हार का विश्लेषण यदि करें और उसमें गलतियां दिखाई दी तो फिर चुप रहने का काम नहीं। हमारे समर्थकों की निराशा जायज है, लेकिन अनर्गल आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। कौन से आरोप अनर्गल थे? कौन से आरोप अनर्गल थे? उनमें से कौन सा आरोप सुप्रिया जी को अनर्गल लगता है? गलत लोगों को टिकट देना यह आरोप है तो अनर्गल लगता है। राहुल गांधी जी ने कई बार कहा कि क्रिमिनल से दूर रहना चाहिए। जो लोग जेल में थे उनको टिकट दिया, उनका सुपड़ा साफ हो गया। जो लोगों के ऊपर लगातार भ्रष्टाचार के केसेस थे उनको निकाला गया। जो लोग दूसरे पार्टी से लाए और तुरंत उनको टिकट दिया गया, तो क्या ये गलत नहीं हुआ? क्या ये पूछने की जरूरत नहीं कि कोई जेएनयू में एबीवीपी का कार्यकर्ता था, वहां चुनाव लड़ा, 19 वोट पाया, उसके बाद उसको कोई पार्टी में ले आता है 2 साल पहले, उसको पार्टी का सेक्रेटरी भी बनाया जाता है, संगठन में भी जगह दी जाती है और चुनाव लड़वाया जाता है हरियाणा में। वो क्यों हारता है चुनाव? किसने वो टिकट दिया था? कौन सा सर्वे था? क्या ये सवाल पूछने पे गलत बात होगी? 17 सीट ऐसी है कि जहां कांग्रेस अपने विद्रोह को मैनेज नहीं कर पाई। वो 17 सीटें वो थी कि जिन्होंने विद्रोह किया वो जिताऊ उम्मीदवार थे कांग्रेस के।
जिन्होंने सालों कांग्रेस के लिए मेहनत की, पीढ़ियां खपाई है, उन्होंने खून पसीना एक किया, 10 साल के बीजेपी के शासन में लगातार संघर्ष किया, उन लोगों को आपने टिकट नहीं दिया। वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े, 40-40 हजार वोट लेके गए, और आपने जिनको टिकट दिया वो उनके आधे भी वोट नहीं ले पाए। क्या इसके बारे में कहना ये अनर्गल आरोप है? और यदि ये अनर्गल आरोप है तो यदि इस पार्टी को बचाना है, क्योंकि लोकतंत्र के लिए हमें कांग्रेस चाहिए, लोकतंत्र के लिए ये बीजेपी एक पहिया है तो दूसरा पहिया कांग्रेस चाहिए। लोकतंत्र के लिए एक प्रोग्राम में मैंने कहा था कि बीजेपी भी चाहिए। मैं बीजेपी रहित भारत की सोच नहीं सकता और कांग्रेस रहित भारत का भी नहीं सोच सकता, क्योंकि ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं और ये दोनों ही आपस में लगातार सत्ता में बनी रहेगी, कभी ये तो कभी वो। तो ये सत्ता के दो जो पहिए हैं लोकतंत्र के, और इस पहियों को संभालना काम है। यदि हम नहीं बोलेंगे तो कौन कहेगा? चाटुकारों से तो अपेक्षा नहीं की जा सकती है। वो हार में भी कहती है कि चलो हमने 11% वोट शेयर ले लिया, यही हमारी जीत है। इतना कुछ होने के बाद, लाखों की भीड़ उमड़ने के बाद, मैंने लगातार कहा था कि ये लाखों की भीड़ जो है ये बेरर चेक है। जब तक ये वोट पोलिंग बूथ पर जाके वोट नहीं डालते तब तक किसी काम के नहीं, क्योंकि बेरर चेक का वजन भी नहीं होता कि वो रद्दी करके बेचे। उस चेक को कैश करने में कहां चूक हुई संगठन की? जब संगठन ही नहीं आपको तो चूक कहां से होगी? बूथ लेवल पे कौन सा काम करेगा आदमी जब आपका जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष भी नहीं? ये पूछने के बाद अनर्गल आरोप हो जाएंगे, आपको लगते होंगे, हमें नहीं। चुनाव ना एक आदमी हारता है ना जीतता है, इसलिए भद्दे व्यक्तिगत आरोप लगाना सर्वथा गलत है। चुनाव ना एक आदमी लगा जीतता है ना हारता है, लेकिन चुनाव सामूहिक लोग लड़ते हैं। क्या चुनाव की प्रक्रिया में सामूहिक निर्णय लिए गए थे? यदि सामूहिक निर्णय लिए गए थे तो ये टिकट कैसे बटे गए थे? सवाल ये है। चुनाव एक नहीं जीतता और एक नहीं हारता, मैं मानता हूं, लेकिन फिर चुनाव जीतने के लिए और हारने के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उन्हीं का तो नाम लिया। तो अनर्गल आरोप कहां से होंगे? आपने कहा कि भद्दे व्यक्तिगत आरोप लगाना, महिला मित्र बोला तो भद्दा कहां हो गया इसमें? कौन सी महिला की डिटोरिएशन हो गया? कल यदि मैंने कहा कि उस अखबार में एक मेरी महिला मित्र काम करती है, तो क्या भद्दा आरोप है? महिला मित्र कहना गलत है? मैंने किसी के व्यभिचार का तो बात नहीं किया, मैंने किसी के ऊपर कोई केस चल रहा है कोर्ट में उसका तो जिक्र नहीं किया, क्योंकि कोर्ट में चले हुए व्यक्तिगत केसेस को मैं नहीं कभी पब्लिक लाइफ में लाना चाहता। मैंने तो कभी किसी का बैकग्राउंड का बात नहीं की, मैंने किसी के अतीत की बात नहीं की। वर्तमान की यदि मैंने बात की तो इतना बुरा लगने की क्या जरूरत है? राजनीतिक पार्टी में निर्णय लेने का काम लीडरशिप। अब देखिए सुप्रिया जी, आप ही के पॉइंट को आप ये कर रहे हैं। आपने एक तरफ कहा कि चुनाव ना एक आदमी हारता है ना एक जीतता है, ये आप ही का स्टेटमेंट है। उसके बाद आप कहते हैं कि राजनीतिक पार्टी में निर्णय लेने का काम लीडरशिप और वरिष्ठ नेता करते हैं। कभी निर्णय से जीत मिलती है तो कभी हार हाथ में लगती है। मैं बिल्कुल मानता हूं, भारतीय जनता पार्टी के भी हाथ में कई जगह हार लगी है, लेकिन हार लगने के बाद विचार मंथन होता है। विचार मंथन होने के बाद फिर हार के जिम्मेदार लोगों को जवाबदेही तय होती है, उन पे एक्शन होता है, तभी पार्टी चलती है। लगातार कभी हार कभी जीत नहीं, लगातार हार ही हाथ में लगी तो बात तो करना होगा। कब जीते थे आप हरियाणा में? 15 साल पहले। उसके बाद 3 चुनाव लगातार हारे हैं। 10 साल पहले जीते थे। 10 साल तो हार है और 5 साल के लिए फिर पार्टी आपकी विपक्ष में बैठेगी। तो लगातार 3 बार हार हाथ में लगने के बाद तो बात करनी होगी कि चौथी बार हार की तैयारी करनी है, 5वीं बार हार की तैयारी करनी है। राजनीतिक दल एक हार से भी आहत होता है और एक जीत से। और हार जीत की बात करते हैं सुप्रिया, तो मैं आपको बता दूं, कांग्रेस को लोकसभा में 100 सीटें मिली। सब लोग तालियां बजा के आप लोग बड़ा अपने आप को महिमा मंडन करते कि हम 44 से 100 पे आए। कभी आपने इस बात का आकलन किया कि कांग्रेस अपनी कितनी सीटें जीती है? कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, आसाम और गुजरात, ये 10 राज्य है। ये 10 राज्य जहां बीजेपी और कांग्रेस आर पार की लड़ाई लड़ती है, आमने सामने है। कोई तीसरा फैक्टर नहीं यहां पे, और है तो बहुत ही निग्लिजिबल है। वहां कांग्रेस को कुल 28 सीटें मिलती है,
क्योंकि मैंने राजस्थान की सीटें जोड़ी नहीं। राजस्थान की सीटें किसके भरोसे आई सबको पता है, और राजस्थान की भी सीटें जोड़ू तो 100 सीटों में कितनी होगी? 32-36 सीटें। बाकी बची हुई सीटें किसके भरोसे आई? कई शरद पवार, कई स्टैलिन, कई उद्धव ठाकरे, कई अखिलेश। क्या कभी इन 10 राज्यों पे बीजेपी के सामने कांग्रेस इतना बुरा प्रदर्शन क्यों कर गई? क्या कभी इसका आकलन किया है? और आकलन किया तो क्या कभी किसी ने सोचा है कि स्वीप करने के बाद तेलंगाना में 1 महीना भी नहीं होता, 2 महीने भी नहीं होते, और लोकसभा में सीटें आधी ले जाती है बीजेपी, अपनी सीटें बढ़ाती है। किसकी वजह से हुआ? कोई तो इस पे बात करे। हार जीत, कभी हार कभी जीत, ऐसा करके तो नहीं चलता ना। कभी हार कभी जीत, तो ये फिर अब किसी भविष्य वाले पे छोड़ दीजिए। बहुत लोग भविष्य वालों को लेके बैठते हैं जो हार जीत तय करते हैं। कुंडली देख के ही काम कर लिया कीजिए। लेकिन हार के बाद किसी का नेता का चरित्र हनन करना ठीक नहीं। मैं फिर कहता हूं, किस नेता का चरित्र हनन हुआ है? ये मन में चोर क्यों है चरित्र हनन होने का? फिर उसके बाद का अगला पॉइंट भाजपा को लेके है, उसके बाद का अगला पॉइंट भाजपा को लेके है, वो भाजपा जाने। उसके बाद कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जहां महिलाएं अग्रिम पंक्ति में कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। हमारे पार्टी में महिलाएं सशक्त है, अपने हक के लिए बेखौफ होकर लड़ती है, यकीनन लड़ती है। ये बात की मैं गारंटी दे सकता हूं। जिस 2 बार महिला विधायक रहने के बाद उसका टिकट कटा, तो वो ताकत से लड़ी है और पूरे कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा लड़ा के लड़ी है और दूसरे नंबर पे आई। अंबाला कैंट में चित्रा का टिकट किसने काटा था? वो दबंग महिला थी, वो लड़ी है और दूसरे नंबर पे आई है। और पार्टी का कार्य, जो पार्टी ने जिसको टिकट दिया, चौथे नंबर पे आई है। ऐसी कई महिलाओं की फहरिस्त है कि जिन्होंने संघर्ष किया, जिनको लग रहा था कि उनका वजूद है, उनको लड़ना है चुनाव, उन्होंने काम किया है, मेहनत की है। उन्हें लगा कि पार्टी किसी ऐसे लोगों को टिकट देकर पार्टी हराने का काम करती, तो उन्हें ताकत के साथ चुनाव लड़ा और अपना वजूद दिखा दिया। मैं इस बात को आपके बिल्कुल सहमत हूं, इस पॉइंट पे कम से कम पूरे ट्वीट में, कि कांग्रेस में महिलाएं अग्रिम पंक्ति में होती है। हाँ, सशक्त है, बेखौफ होकर लड़ती है, लेकिन उसके लड़ाई को एंडोर्स करना चाहिए लीडरशिप ने। कम से कम चित्रा जैसी महिला को अब एंडोर्स करना चाहिए कि पार्टी की गलती हुई, उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए था। बाद में आप अगले पॉइंट में कहती है कि कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता लगातार इस सरकार से लड़ रहे हैं, लोगों के हक के लिए लड़ रहे हैं। ऐसा कोई नेता नहीं जिसने बड़ी कीमत चुकाई नहीं होगी। तो सुप्रिया जी, लड़ाई सिर्फ आप नहीं लड़ रहे हैं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ रही है। इस देश में पूरा इंडिया गठबंधन जो विपक्ष का है, जो इंडिया गठबंधन के जो मेंबर नहीं है, वो भी लगातार इस सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमारे जैसे लगातार पत्रकार लड़ रहे हैं। हमारी भाजपा से कोई दुश्मनी नहीं, हम एक तानाशाही रवैया के पीछे लड़ रहे हैं। जब चुनाव में बातचीत हो रही थी कि 370 पार हो जाएगा तो हम संविधान बदलेंगे, उसके लिए लड़ाई लड़ी थी। आपके पास तो पार्टी में आने के बाद सत्ता होती है, पत्रकारों का हमारे लिए क्या है? आप सत्ता में आएंगे तो हम आपको भी सवाल पूछेंगे, बीजेपी सत्ता में है तो बीजेपी को भी सवाल पूछेंगे। जब यूपीए की सरकार थी तो इसी बीजेपी वालों के साथ कंधे से कंधा मिला के हमने सवाल पूछे, और जब आज आप अब विपक्ष में तो आपके साथ कंधा कंधा लगा के सवाल पूछते हैं। ये गलत फहमी है आपकी कि कांग्रेस अकेली लड़ रही है चुनाव या तानाशाही रवैये के पीछे। कांग्रेस एक सबसे बड़ा राजनीतिक दल होने के नाते आप लड़ाई जरूर लड़ रहे होंगे, लेकिन आप लड़ाई लड़ते भी है तो कुछ पाने के लिए, सत्ता में पाने के लिए। लेकिन हमारे जैसे लोग, किसान, मजदूर इस देश के, जो लड़ रहे हो, किसके लिए लड़ रहे हो? एक सामान्य इंसान जिसको लगता है कि इस देश में टैक्सेस, महंगाई से परेशान है, वो लड़ाई लड़ता है। वो किसके लिए लड़ता है? सत्ता में आने के लिए नहीं लड़ता। उनके लड़ाई का क्या? आज सैकड़ों कार्यकर्ता, आज हजारों कार्यकर्ता जो जी जान लग करके लड़े हैं हरियाणा में, कभी उनके बारे में आपने सोचा है? आपको लगता है कि आप चंद नेता, 2-4 केसेस के आपके ऊपर हो गए, तो केसेस झेलने वाले पत्रकार भी बहुत है इस देश में। हमने भी निर्भय मनोविचार मंच पे लगातार चुनाव में, रैलियों में भाषण दिए हैं।
हमने भी उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक, सब जगह, मध्य प्रदेश तक हमने भी गए हैं, हमने अपनी जान के रिस्क लगा के लिए, लेकिन हम इसके लिए नहीं बोलते कि हम कोई बड़ा काम कर रहे हैं। कोई पीले चावल लेके हमारे पास नहीं आया था कि आप पत्रकार बनिए और लड़ाई लड़िए। यदि पत्रकारिता का प्रोफेशन लिया है तो लड़ाई लड़ेंगे, और उसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसके लिए मैं कोई ये भी नहीं मानता, सिंपैथी भी नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि ये लड़ाई मैं अपने विचार से और अपने मन से लड़ रहा हूं। आप भी लड़ाई लड़ रही है तो आपको सत्ता में आना है, इसके लिए लड़ाई लड़ रही है। हाँ, उसके मैं मानता हूं कि राहुल गांधी ने कई ऐसे पॉइंट उठाए कि जो इस देश के हित में है, और उसके लिए हम लगातार उनका धन्यवाद भी करते हैं। और राहुल गांधी को पप्पू बापू लोग बोलते होंगे, पहले दिन से हमने उस पप्पू शब्द को खारिज किया है। तो हम तो इसलिए नहीं कहते कि राहुल गांधी के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि हमको लगता है कि एक सच्चा इंसान है, वो लड़ रहा है तो उसका साथ देना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी किससे लड़ रहे हैं? मैं अब कुछ लोगों को प्लेटफॉर्म पे लाऊंगा, जिन लोगों के साथ राहुल जी की 1-to-1 बात हुई है, और राहुल जी ने क्या कहा ये उस लोग प्लेटफॉर्म पे बताएंगे। तब बता पड़ेगा कि राहुल गांधी किससे लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जितने बाहर से लड़ रहे हैं, बाहर वालों से, उससे ज्यादा अंदर वालों से लड़ रहे हैं। और भारत जोड़ो की यात्रा के समय का एक वाकया था, और एक रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज है, वो बताएंगे आपको कि राहुल गांधी ने क्या कहा। आखिरी आपने जो 17-18 पॉइंट में से फिर आखिरी पॉइंट तो बीजेपी के लिए मैं बोल नहीं सकता, उसके पहले उन्होंने कहा, हाँ, आपने ये भी कहा कि कुछ लोग जो है वो भाजपा के, हाँ, ऐसे हल्की बातें या भद्दी टिप्पणियां करके आपको भाजपा का आलोचक मानने वाले, इस पॉइंट की वजह से मैं आज आपके सामने उत्तर देने के लिए प्रस्तुत हूं। ऐसे में हल्की बातें करना या भद्दी टिप्पणियां करके अपने आप को बीजेपी का आलोचक मानने वाले लोकतंत्र के इस महासंग्राम में नुकसान तानाशाही के खिलाफ लड़ने वालों का कर रहे हैं। ये आपको तय करना है सुप्रिया जी कि मेरे बोलने से कांग्रेस का फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। क्योंकि मैंने कांग्रेस पे सवाल उठा के, जिस हिसाब से चुनाव लड़ा गया उस पर सवाल उठा के, यदि आपको लगता है बीजेपी की मदद की, तो मैंने बीजेपी को भी यह कहा कि आपने चुनाव जीता नहीं। जहां आपके 9 मंत्री हार जाते हैं और 2 मंत्री कांग्रेस की कृपा से जीतते हैं, जहां आपका प्रतिद्वंदी कांग्रेस 11% वोट पाता है, बढ़ोतरी होती है, वो चुनाव आप हार चुके हैं। ये तो टेक्निकल आंकड़ों का खेल है जिसकी वजह से आप जीते हैं। 17 गलत टिकट बांटे गए। जो जीतने वाले उम्मीदवार थे, जो कांग्रेस के रात दिन मेहनत करने वाले थे, उसका टिकट काटा, वो लोग खड़े हो गए। वो 17 चीजें बीजेपी के झोले में चली गई। वो 17 सीटें आज साथ में होती तो भाजपा कांग्रेस 52 पार होती। तो भाजपा इसलिए नहीं जीती कि लोगों का मोदी में विश्वास था। भाजपा इसलिए नहीं जीती कि कांग्रेस बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया था। भाजपा इसलिए जीती कि कांग्रेस ने कुछ गलतियां की थी। हरियाणा की जनता ने तो पूरा काम किया था। इसलिए यदि हमने आईना दिखाया तो उसको भद्दी कमेंट मत करिएगा आप, कृपा करके। और यदि आपको लगता है ये भद्दा है तो ये दुर्भाग्य है, क्योंकि आलोचना सुनने की आदत बनी है। यदि भाजपा आलोचना सुनती है तो आप क्यों नहीं सुन सकते? भाजपा के खिलाफ हम बोलते हैं तो वो भी तो सुनते हैं। और आखिरी पॉइंट आपने जो है उसने आपने जरूर कहा कि ये सब साथ में मिलके लड़ने की, साथ में मिलके, ये वक्त साथ मिलकर मजबूत होने का है, एक दूसरे की मुखालिफत करने का नहीं। यदि आपकी गलती आपको दिखाना मुखालिफत लगता है तो उसके लिए मैं गलत नहीं हूं। आप अपना सोच बदलिए। आपकी पार्टी तो कभी हारने के बाद, जीतने के बाद तो सवाल ही नहीं उठता, लेकिन हारने के बाद कभी आत्मावलोकन नहीं करती, विचार मंथन नहीं करती। यदि विचार मंथन करती तो वही 7-8 लोगों की मेरी गो राउंड जैसा, कभी वो किधर, कभी वो किधर, कभी वो किधर, वही पत्ते बार बार नहीं फेंटे जाते। 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी में जो लगातार परिवर्तन आया,
लगातार नए लोगों को सामने लाया गया। आपके यहाँ क्या किया जाता है? सवाल तो उठेंगे, सवाल कमजोर संगठन पे उठेंगे, सवाल स्क्रीनिंग कमेटी पे उठेंगे, सवाल सर्वे पे उठेंगे, क्योंकि करोड़ों लोगों की आशा और अपेक्षा है कांग्रेस पे। कांग्रेस एक आंदोलन है, कांग्रेस कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है, और इस आंदोलन में वो हर इंसान आहुति डालता है जो इस लोकतंत्र के यज्ञ को जिंदा रखना चाहता है। उस आहुति पे आप अपने मनमर्जी से पानी मत फेरिएगा। ये आग बुझती है तो इसको जिंदा रखने का काम हम लोगों का है। फिर चाहे आपको इस कमेंट से बुरा लगे, हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने आपका हरियाणा हारने के बाद भी चिंता महाराष्ट्र की है, क्योंकि हरियाणा हारने के बाद अब वही टीम जिनने हरियाणा हराया अब वो महाराष्ट्र में हरवाने के लिए लगेगी। हमारा जन जागरण किसी काम का नहीं होगा। महाराष्ट्र से मेरा विशेष लगाव क्योंकि वो मेरा राज्य है। बैंकरप्सी पे, दिवालिया के तर्ज पे आया है। 8 लाख करोड़ का कर्जा है, 2 लाख करोड़ का घाटा है, और नई नई योजनाएं रोज हो रही है जिससे वित्तीय बोझ बढ़ेगा। वहां उद्धव ठाकरे, शरद पवार लगातार, शरद पवार की 84 की एज में भी शरद पवार लगातार भ्रमण कर रहे हैं। के केसी वेणुगोपाल के बारे में बोला तो आपको बुरा लगा, लेकिन कांग्रेस में जो वहां पे इंचार्ज है वो भी तो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उनकी मेहनत पे तो हमने पानी, हमने तो नहीं कहा रमेश चेन्नीताला गलत काम कर रहे हैं, लेकिन डर लगता है कि रमेश चेन्नीताला अच्छा काम कर रहे हैं ऐसा बोलने पे कहीं रमेश चेन्नीताला की विकेट नहीं ले ले कोई। अशोक वानखड़े आप ही ने ब्रीक किया है। 30 साल पत्रकारिता में हुए हैं, दिल्ली में पत्रकारिता कर रहा हूं, किसी की ब्रीफिंग की जरूरत नहीं। ब्रीफिंग वाला पत्रकार मैं कभी रहा ही नहीं। अपने विवेक पे काम किया है और विवेक पे काम करूंगा। तो ना कांग्रेस का हूं ना बीजेपी का हूं। बीजेपी से परहेज नहीं, ना कांग्रेस से परहेज है। तानाशाही प्रवृत्ति के खिलाफ आवाज जरूर उठाऊंगा, और जो जो वेदनाएं लोगों की है उनको शब्द दूंगा। यदि महंगाई, बेरोजगारी से लोग परेशान हैं, उनको वेदनाओं को शब्द देता हूं तो प्रहार सत्ता पक्ष पे होता है, लेकिन लाखों कार्यकर्ताओं के यदि वेदनाओं को शब्द देता हूं तो आप पे तो प्रहार नहीं होता, क्योंकि आप सुनने के परे हो गए हैं। और आप उलट मुझ पे प्रहार करेंगे तो प्रहार सहने के लिए मुझे ताकत है, और हर आपका प्रहार मैं झेलूंगा, लेकिन गलत को सही नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे सत्ता का साथी होना है। आज मिड डे मुद्दा लंबा खिंच गया क्योंकि जवाब देना था। बहुत सारी इश्यूज है इस देश में जिस पर बात करनी थी, लेकिन आज का दिन जवाब देने का था, इसलिए जवाब दिया। मेरे लिए ये चैप्टर क्लोज है। जिनके लिए चैप्टर ऑन है वो लगातार करते रहेंगे। हाँ, बाकी कोई एक्शन जो भी ले वो सलाखों पे, उसका वैसा ही जवाब दिया जाएगा। लेकिन फिर बाकी जो कुकर मुत्ते जैसे लोगों के जो लगातार आरोप लगा रहे हैं उनका जवाब दे के मैं उनको बड़ा नहीं करना चाहता। हाँ, एक बात है, मैं अपने आप को बड़ा नहीं मानता, ये लोगों का प्रेम है। फिर मैं कहता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं उन तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, वो जो पिछले 3 दिन से लगातार ऑफिस में आके मिल रहे हैं, लगातार मैसेज दे रहे हैं, फोन कर रहे हैं, मेल भेज रहे हैं, सोशल मीडिया पे लगातार साथ दे रहे हैं। उन तमाम धन्यवाद। ये लड़ाई जारी रहेगी, आपके लिए भी, तानाशाही रवैये के खिलाफ भी, और वो रवैया तानाशाही चाहे आपके पार्टी में हो या केंद्र में बैठे हुए सरकार में। आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।